हेलो एवरीवन, दिस इज देवेश जोशी। आई वेलकम यू ऑल ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग। तो आज हम अपने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 लैंडफॉर्म्स एंड इवोल्यूशन का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, ग्लेशियल वैलीज ट्रफ्स, है ना। तो ग्लेशियल वैलीज या ट्रफ्स क्या होते हैं, उनको अभी हम देखते हैं। तो अभी तक हमने जो सारी बात करें इरोजनल लैंडफॉर्म के अंदर ही चल रहे हैं, है ना। भूलना नहीं है, अभी हमें ग्लेशियर्स मूव कर रहे हैं तो वो कौन कौन से शेप्स को बना के जा रहे हैं, तो वो सारे इरोजनल लैंडफॉर्म होंगे। Glaciated valleys are trough-like and U-shaped with broad floors and relatively smooth and steep sides. देखो, ग्लेशियल वैलीज जैसे हम रिवर के अंदर वैलीज की बात करे थे ना, उसी तरीके से हमें ग्लेशियल वैलीज के बारे में बात करेंगे। अब ग्लेशियल वैलीज कैसे बनेगी? जैसे सेम रिवर का फ्लो हम देख रहे थे, रिवर का फ्लो लेकिन जो था वो रैपिड था, है ना। ग्लेशियर्स का जो फ्लो होता है वो रैपिड नहीं होता है, वो थोड़ा स्लो होता है। तो वहां पे हमें क्या वैलीज जो बनती हुई दिखाई देंगी, थोड़ी सी शेप अलग हो जाएगी। अब रिवर के अंदर देखो बेसिकली क्या था, अगर हम यहाँ देखें, यस, ये था हमारे पास में जब ऐसे रिवर फ्लो होकर के आ रही थी तो ये वी शेप्ड वैली बन रही थी, है ना। ये वी शेप्ड वैली कब बन रही थी? जब हमारे पास में एक रिवर फ्लो के आ रही थी। रिवर फ्लो के अंदर अगर हम देखें तो सीधा सीधा हमें एक बात पता है कि यहाँ पे रैपिड मूवमेंट हमें देखने को मिलता है ना। रैपिड मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो रैपिड मूवमेंट होने की वजह से वी शेप्ड वैली थी। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें ग्लेशियर्स के बारे में, तो ग्लेशियर्स के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसा हमें वी शेप्ड ना मिलकर ऐसा थोड़ा यू शेप्ड मिलता है देखने को वैली, है ना। वो यू शेप्ड क्यों मिलता है उसके बारे में अभी हम समझेंगे। वो यू शेप्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे तो क्या था, रैपिड मूवमेंट था, यहाँ पे क्या है, स्लो मूवमेंट होता है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? ग्लेशियर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ग्लेशियर्स में जो मूवमेंट होता है कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो उतना रैपिड नहीं होता है। जब रैपिड मूवमेंट नहीं है, स्लो मूवमेंट है, तो क्या करेगा वो, अंदर की तरफ में जितना मटेरियल था, है ना, अंदर की तरफ में यहाँ पे जितना मटेरियल होगा उसको सबको ही साथ में अपने इरोड कर लेगा, है ना, साथ में पूरे मटेरियल को इरोड कर लेगा। और यहाँ पे अगर हम देख रहे तो यहाँ क्या था कि पूरा जो रॉक था हमारे पास में वो इरोड नहीं हुआ था, डेप्थ हमें ज्यादा दिखाई दे रही थी। डेप्थ हमें यहाँ पे ज्यादा दिखाई दी थी। डेप्थ ज्यादा होने का रीजन क्या था? क्योंकि रैपिड मूवमेंट था। रैपिड मूवमेंट होने की वजह से उसको साइड की जो लेटरल मूवमेंट था ना, यहाँ लेटरल मूवमेंट करने का टाइम ही नहीं मिला, लेटरल मूवमेंट हो ही नहीं पाया उसका ज्यादा। यहाँ क्या है कि पूरा, क्योंकि ग्लेशियर्स हैं वो इधर से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, है ना, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे मूवमेंट होने की वजह से पूरा इरोड कर पाते हैं। पूरे इरोजन की वजह से जो यहाँ पे शेप बनती है वो कैसे बन जाती है, यू शेप बन जाती है ना। यू शेप्ड हमें वैलीज दिखाई देती है। और यहाँ पे हमारे पास में क्या थी, वी शेप्ड वैली थी। आ रही है बात समझ में? तो यू शेप्ड एंड वी शेप्ड वैलीज कब कब बनती है, उनको हमने देखा था ना। वी शेप थी हमारे रिवर के अंदर और यू शेप्ड हमारी कब बनेगी, ग्लेशियर्स के अंदर। हाँ जी, तो यहाँ फिर से आ जाते हैं अभी हम। यस, द वैलीज में कंटेन littered debris and debris shaped as moraines with swampy appearance। तो swampy appearance भी यहाँ पे बन जाएगी। moraines के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे in detail। There may be lakes caused out of rocky floor or formed by debris within the valley. There can be hanging valleys at the elevation on one or both sides of the main glacial valley। तो यहाँ पे हमें क्या हैंगिंग वैलीज भी दिखाई दे सकती हैं। अब हैंगिंग वैली कैसे बनेगी उसके बारे में अभी देखते हैं। यस, तो ये देखिए, ये हमारे पास में जो आ रही है तो ऑलमोस्ट ये मतलब है ना वी शेप नहीं है ना, ये यू शेप्ड है। आपको यहाँ पे ऐसे शेप दिखाई दे रही होगी, यू शेप्ड है, क्योंकि ग्लेशियर्स जो मूव कर रहे हैं सर्क का फॉर्मेशन करते जाएंगे वो, क्योंकि धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, तो उसके साथ में वो मटेरियल को भी यहाँ से इरोड करके निकलेंगे। तो जैसे जैसे मटेरियल को इरोड करके निकलेंगे तो यहाँ पे जो शेप है वो एकदम वी शेप ना होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगी, थोड़ी सी यू शेप हमें दिखाई देने लग जाएगी। तो यू शेप यहाँ पे बनती दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये देखो यू शेप्ड हमें वैली यहाँ पे बनती हुई दिखती है। अब देखो जो यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि ये तो एक पूरा ग्लेशियर है। अब इसके पास में से मान लो यहाँ से कोई रिवर आ रही हो, है ना, यहाँ से पास में से मान लो कोई एक रिवर आ रही हो, तो रिवर आ रही होगी तो क्या रिवर के अंदर तो हम देखते हैं वाटर है, और वाटर का फ्लो क्या होता है, रैपिड। और जैसे ही रैपिड फ्लो के बारे में हम बात करते हैं उसका लेटरल मूवमेंट तो जरा हो नहीं पाता, है ना, लेटरल मूवमेंट हो नहीं पाता। लेकिन उसकी अगर हम डेप्थ की बात करें, डेप्थ उसमें ज्यादा होती है। जैसे ही डेप्थ उसमें ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ स्लोप ज्यादा है तो स्पीड में पानी आएगा, है ना, थोड़ी सी डेप्थ उसकी ज्यादा होगी। अब होगा क्या, लेकिन क्या ये इसके जितना इरोजन कर पाएगा? यहाँ तो स्लो स्लो हमारे पास में मूवमेंट हो रहा था, ग्लेशियर्स का स्लो मूवमेंट हो रहा था। तो स्लो मूवमेंट होने की वजह से इन्होंने क्या किया, यहाँ का जो पूरा मटेरियल था उसको इरोड कर दिया। लेकिन क्या रिवर भी उतना इरोड कर पाएगी? रिवर उतना इरोड ही नहीं कर पाएगी। तो रिवर का यहाँ पे जो हमारे पास में देखें वाटरफॉल एक टाइप में हमारे पास में शेप बन जाएगी, यानी उतना इरोजन नहीं हो पाएगा जितना ग्लेशियर्स ने किया है। थोड़ा पीछे से लेने से, उतना इरोजन नहीं हो पाएगा जितना ग्लेशियर्स ने किया है।
इसी वजह से अगर हम देखें तो ये क्या होता है, हैंगिंग वैली हमारे पास में बनती हुई दिखाई देती है ना। यहाँ पे हमें क्या हैंगिंग वैली बनते हुए दिखाई देती है, क्योंकि उतना इरोजन नहीं हुआ ना जितना ग्लेशियर्स ने कर दिया। ग्लेशियर्स ने ज्यादा इरोजन कर दिया इसलिए उसके बराबर का हो गया। यहाँ पे उतना इरोजन नहीं हो पाया, ये देखो है ना। तो इन्होंने जितना हमारे पास में ग्लेशियर्स ने किया उतना का उतना इरोजन नहीं कर पाए, तो जितना इरोजन ये नहीं कर पाए उसकी वजह से इस पूरी वैली को हमने ये देखा ना, ये वैली बनती हुई जा रही है ना। यहाँ देखो ये अगर आप इसको पूरे पार्ट को देखो तो ये क्या है हमारे पास में एक ऐसे वैली बनती हुई जा रही है। ये पूरा पार्ट एक वैली बन जाएगी। यहाँ तो डेप्थ तो आपको दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ से रिवर फ्लो करके आ रही है ना, रिवर फ्लो के आ रही है, तो यहाँ डेप्थ तो हमें दिखाई दे रही है। लेकिन इस पूरे को अगर आप देखो इसके कंपैरिजन में यहाँ से तो ज्यादा इरोजन हो गया, यहाँ इरोजन कम हुआ है, तो ये किसकी तरह लगता है, एक हैंगिंग वैली की तरह हमें दिखाई देता है। ठीक है, और ये यू शेप्ड वैली किसकी वजह से बनती है, ये ग्लेशियर्स की वजह से बनती है। ग्लेशियर्स का स्लो मूवमेंट होता है, और यहाँ पे हैंगिंग वैली जो आप बात कर रहे हो वाटर वगैरह के फ्लो से यहाँ पे आपको बनती हुई दिखाई देगी। द फेसेस ऑफ डिवाइड्स और स्पर्स ऑफ सच हैंगिंग वैली ओपनिंग इनटू मेन ग्लेशियर वैली आर quite often truncated to give them a appearance like triangular facets. Very deep glacial troughs filled with sea water and making upshores line in high altitude are called fjords. तो fjords भी हमारे पास में बनते हुए दिखाई देते हैं। अब देखो यहाँ पे तीन चीजों की बात हुई है, एक तो यू शेप्ड वैली के बारे में बात हुई है, वो फॉर्मेशन हमने देख लिया था। फिर यहाँ पे बात हुई हैंगिंग वैली की, उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है fjords की, है ना, fjords बनते हुए दिखाई देते हैं। अब fjords कहाँ बनेंगे उसको भी अभी हम समझते हैं। चलिए, ये हम बात कर चुके हैं ग्लेशियल वैली के अंदर क्या होता है, रिवर वैली के अंदर क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हम इसको अभी देख चुके हैं। आई होप कि आपने पहली वाली जो क्लासेस है उनको अच्छे से रिवाइज किया होगा तो आप इसको समझ पाएंगे। यस, तो ये देखो नॉर्वे के अंदर बहुत सारे fjords आपको देखने को मिलेंगे, या फिर आपको सदर्न सेक्शन के अंदर भी ज्यादा देखने को मिलेंगे ना। तो नॉर्दर्न पोल के अंदर, सदर्न पोल वाले रीजन में आपको ज्यादा fjords देखने को मिलते हैं। fjords बेसिकली क्या है, ये पूरा आपके पास में ऐसा एक क्लिफ है जहां से मतलब है ना धीरे धीरे ग्लेशियर्स का जब मूवमेंट होने लग गया था, है ना, ग्लेशियर्स का मूवमेंट होने के बाद में वो आगे चले गए। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या होगा, यस, तो अब यहाँ देखिए क्या होगा कि अगर ये जैसे हमारे पास में एक यू शेप्ड वैली बनी हुई है ना, यू शेप्ड वैली के अंदर क्या होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर की हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ के बारे में बात करें, जो नॉर्वे है वो यहाँ कहीं है ना, तो नॉर्वे के अंदर अगर हम देखें या सदर्न रीजन में हम देखें तो उन पूरे पार्ट्स में हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि जो ग्लेशियर्स होते हैं, है ना, जो ग्लेशियर्स की वजह से जो इस तरीके की लैंडफॉर्म्स बनी हुई होंगी, वहां पे जो ओशन होता है उस ओशन से भी तो वाटर जो है ना वो फ्लो करके आ जाएगा, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो ओशन दिखाई देगा, इतनी डीप आपके पास में ऐसे वैलीज बन चुकी हैं, जब उनके अंदर इरोजन हो चुका है तो क्या करेगा, ओशन का वाटर भी यहाँ पे फ्लो क्या आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ओशन का वाटर भी आ जाता है ना, ओशन वाटर भी यहाँ पे आ जाता है। ओशन वाटर आ गया जो हमारे पास में ऑलरेडी क्या ग्लेशियर की वजह से इरोजनल शेप बनी हुई थी, है ना, ये आपके पास में ग्लेशियर की वजह से इरोजनल शेप बनी हुई थी। तो ग्लेशियर की वजह से इरोजनल जो शेप बनी हुई थी उसके अंदर यहाँ पे ओशन वाटर आ गया, तो ये जो पूरा एक फीचर बन रहा है ना, इसको पूरे को क्या बोला जाता है, इसको fjords बोला जाता है ना। तो ये fjords अगर हम यहाँ देखें तो ये देखिए, तो यहाँ पे क्या था, ये जो पूरा वाटर यहाँ पे आके फिल हो रखा है, तो वाटर क्या है, ये सी वाटर या ओशन वाटर जो आप कह रहे हो यहाँ पे आ गया है, ये पूरा इरोजन किसकी वजह से हुआ था, ये ग्लेशियर्स की वजह से यहाँ पे पूरी ऐसी हमारे पास में शेप बनी थी, और ग्लेशियर्स की वजह से शेप बनी, बाद में यहाँ पे ओशन की वजह से यहाँ पे वाटर अंदर आकर के एंटर हो गया, तो इस पूरी सिचुएशन को आपने क्या नाम दिया, fjords नाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी थी अभी तीन की, कौन कौन सी चीज की बात की थी, एक तो हमने बात की थी यू शेप्ड वैली की हमने बात की थी, वो हम देख चुके हैं, फिर हमने हैंगिंग वैली की बात की, फिर हमने fjords की बात करी। तो ये तीनों लैंडफॉर्म में कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों लैंडफॉर्म में इरोजनल टाइप के पैटर्न में दिखाई देते हैं। अब हम बात करें डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की, तो अभी तक हमने क्या करा था, इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में बात की थी। मैं उसके अंदर आपको एक फटाफट से एक रिवीजन देता हूँ, सारी इमेजेस को मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ, सो दैट आपको एक पूरा ब्रशअप हो जाए कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। यस, इरोजनल में सबसे पहले हमने सर्क के बारे में बात करी। सर्क हमारे पास में कुछ इस तरीके से थे, हमने देखा कि ग्लेशियर्स का जैसे जैसे मूवमेंट होता रहता है अंदर की तरफ, ये जो पूरा बन रहा है वो क्या था, सर्क का हमारे पास में आ गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने बात करी थी यहाँ पे हॉर्न्स एंड सेरेटेड रिजेस की, जहाँ पे हमने बात कर ली थी अरेटस की, तो ये हमने बात कर ली थी अरेटस किस तरीके से बनते हैं, हॉर्न हमारे पास में क्या होता है, देन फिर हमने टार्न लेक भी इसके अंदर पढ़ लिया था, है ना, सर्क को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, फिर हमने यहाँ पे भी फिर से इसको
रिवाइज कर लेता है कि हॉर्न और अरेटस किस तरीके से दिखेंगे। दोनों तरफ सर्क होगा तो बीच के अंदर जो पूरी रिज होगी उसको हम अरेटस कह देंगे, और हॉर्न जो होगा वो टॉप का पार्ट होगा उसको बता देंगे। टार्न जो हमारे पास में लेक बनती है उसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे बात करी ग्लेशियल वैलीज की और ट्रफ की, जिसके अंदर हमने बात करी कि किस तरीके से ग्लेशियर की वैलीज बनती हैं, यू शेप्ड वो कैसी होती हैं, वो हमने यहाँ पे देखी थी, है ना। यू शेप्ड वैली को हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद में हमने कहा कि हमारे पास में फ्योर्ड्स बनते हैं, तो फ्योर्ड्स किस तरीके से बनेंगे उनको भी हमने यहाँ पे समझा था। पूरा ग्लेशियर है वो जैसे जैसे मूवमेंट करके नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो मूवमेंट करके आएगा तो अकेला तो आएगा नहीं, यहाँ पे जितना भी मटेरियल है उसको साथ में वो इरोड करके लेके आएगा। तो ये पूरी जो डिब्री होगी, जिसके अंदर डिब्री में क्या है, कोर्स और फाइन दोनों ही मटेरियल है, उनको ला करके ग्लेशियर आगे ले आता है। उसको आप क्या बोलते हैं, ग्लेशियर टिल बोलते हैं, ग्लेशियर टिल बोलते हैं। ओके, तो ये ग्लेशियर टिल हमारे पास में आ गया। ग्लेशियर टिल या ग्लेशियल टिल एक ही बात है। मोस्ट ऑफ द रॉक फ्रेगमेंट्स इन टिल आर एंगुलर टू सब एंगुलर इन फॉर्म, एंगुलर टू सब एंगुलर इनकी फॉर्म होती है। बड़े बड़े होंगे थोड़ा, क्योंकि इनिशियली तो ग्लेशियर इनको लेके मूव किया है। देन स्ट्रीम्स फॉर्म बाय मेल्टिंग आइस एट द बॉटम साइड्स और लोअर एंड्स ऑफ ग्लेशियर्स। Some amount of rock debris small enough to be carried by such melt water streams is washed down and deposited. Such glaciofluvial deposits are called outwash deposits. क्या होगा, outwash deposits हमारे पास में बनते हैं। किस तरीके से outwash deposits बनते हैं, इनका बनने का रीजन होता है जो ग्लेशियल टिल होता है उन्हीं को आगे फिर मूवमेंट करवाया जाता है कंटिन्यूअसली। जैसे देखो, जो थोड़ा यहां समझते हैं, देखो ग्लेशियर्स हैं वो आगे मूव करते जा रहे हैं तो वो कुछ मेल्ट होते जा रहे हैं, तो अब उनकी कंडीशन क्या होगी है, वो कुछ फ्लूइड जैसी कंडीशन में आ गया ना, फ्लूइड जैसी कंडीशन में आ गया, मतलब ग्लेशियर अभी भी है, थोड़ा आइस है और थोड़ा वाटर भी हो गया है। तो आइस और वाटर की जो उनकी कंडीशन हो गई है, उस कंडीशन में वो क्या करते रहेंगे, कंटिन्यूअसली उस पूरे कोर्स मटेरियल को आगे ले जाते रहेंगे, उस टिल को आगे ले जाते रहेंगे। तो क्या करता रहेगा, धीरे धीरे मूवमेंट होता होता वो जो आपके पास में कोर्स मटेरियल था वो कैसा बन जाएगा, वो फाइन बन जाएगा, एकदम एलुवियल पार्टिकल होते हैं वैसा वो बन जाएगा। तो वैसा वो तब तक बनता रहेगा, वो उसको आगे ले जाता रहेगा, और उसकी वजह से जो पूरा एक फील्ड बनेगा उसको आप क्या कहते हैं, आउटवॉश डिपॉजिट्स कहते हैं, ठीक है। Like till deposits, the outwash deposits are roughly stratified and assorted. The rock fragments in outwash deposits are somewhat rounded and near edges, है ना। तो ये धीरे धीरे क्या होता रहता है कि आगे आते आते थोड़ा छोटा होता रहता है और इसके जो एजेस होते हैं वो राउंडेड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर इसको अब आगे हम देख लेते हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके से, जैसे ग्लेशियर्स यहाँ से मूव कर गया, तो ग्लेशियर्स मूव कर गए तो ये क्या हमारे पास में ऐसे कोर्स मटेरियल दिखाई दे रहा है, तो कुछ ऐसा फाइन भी होगा। तो ये जो पूरी चीज हम क्या देख रहे हैं, ग्लेशियर्स का मूवमेंट देख रहे हैं, तो ग्लेशियर टिल बनेगा ये, है ना, ये ग्लेशियर्स टिल होगा। उसके बाद में जैसे ये बड़े बड़े हैं, मान लो एंगुलर और सब एंगुलर इनकी शेप हो, थोड़ा ये राउंडेड इनकी शेप अब हमें आगे जाके दिखने लग गई ऐसे, तो इनको हम क्या बोल देंगे, आउटवाश प्लेन्स बोल देंगे, जहां पूरे प्लेन के अंदर जाके ये स्प्रेड हो जाएंगे, है ना। तो इनको हम फिर आउटवाश प्लेन्स बोल देंगे। चलिए अब हम बात कर रहे हैं मोराइंस की, है ना। आउटवाश प्लेन्स के बारे में हम बात करेंगे आगे, डेडिकेटेडली आगे आएगा, लेकिन अभी ये थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ था उसके बारे में हमने बात कर ली। ओके चलिए अब बात करते हैं मोराइंस की। दे आर लॉन्ग रिजेस ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल टिल, ठीक है। लॉन्ग रिजेस होती हैं, बहुत पूरा एकदम जो ग्लेशियल टिल यहाँ पे डिपॉजिट हो रखा होता है उस पूरे सेक्शन को आपने क्या मोराइन नाम दिया हुआ है। टर्मिनल मोराइंस आर लॉन्ग रिजेस ऑफ डिब्रीज डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ द ग्लेशियर्स। तो जहां पे ग्लेशियर्स एंड हो रहे होते हैं वहां पे आपने पूरी जो रिज बन जाती है डिब्रीज की, है ना, डिब्रीज की जो पूरी रिज बन जाती है उसको आप क्या कह देते हो, मोराइंस कह देते हो, है ना। लेटरल मोराइंस फॉर्म अलोंग द साइड्स पैरेलल टू द ग्लेशियल वैलीज। तो ग्लेशियल वैली के जो पैरेलल में जो बन रहे होते हैं, है ना, ग्लेशियल वैली जो है आपके पास में, ये जैसे आपके पास में पूरी वैली बनी हुई थी, इसके पैरेलल में जो बन रहे होंगे उनको आप क्या बोलोगे, लेटरल मोराइंस बोल दोगे, ठीक है। अब बेसिकली इनका क्या है, देखो जो हमारे पास में पूरी एक वैली है, अब उस वैली में जैसे जैसे टिल का जो स्प्रेड हुआ है, अब उसका स्प्रेड कौन सी डायरेक्शन में हुआ है, अगर वो वैली के पैरेलल में है तो उसको लेटरल बोल दिया, है ना। अगर वो उसके मान लो परपेंडिकुलर है या कौन सी डायरेक्शन में है, तो अलग अलग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सिर्फ अब उसको नाम दिए हुए हैं, बाकी है तो सारी सेम ही चीज, मोराइंस पूरे एक जैसे हैं, बस उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग नाम दिया हुआ है, कौन सा लेटरल है और या कौन सा कोई और है। ओके, लेटरल मोराइंस में जॉइन अ टर्मिनल मोराइन फॉर्मिंग अ हॉर्स शू शेप्ड रिज। ओके, तो ये अलग टाइप की हमारे पास में एक रिज बना लेते हैं जिसको हम हॉर्स शू शेप्ड भी कहते हैं। यहाँ देखिए ये पूरा जो ग्लेशियर्स थे उनके अंदर से जो ग्लेशियर्स का मूवमेंट हो रहा है ये हमें दिखाई दे रहा है ना।
यहाँ पे जैसे जैसे ग्लेशियर्स का मूवमेंट होकर के आगे आ रहा है, तो ये जो पूरी हमारे पास में बन रहा है, इसको आप पूरे को क्या कह रहे हो, मोराइन कह रहे हो। ये जो इनिशियली आपके पास में ग्लेशियल और फ्लूइड का जो आपको मिक्स दिखाई दे रहा है ना, ग्लेशियर और वाटर का जो आपको यहाँ पे मिक्सचर दिखाई दे रहा है, तो उससे आप ग्राउंड मोराइन बता रहे हो। ये जो ग्लेशियल वैलीज के जो आपको पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, उसको आप लेटरल मोराइन कह रहे हो, है ना। ये ग्लेशियल वैली के पैरेलल में आपको दिखाई दे रहा है लेटरल मोराइन। टर्मिनल मोराइन क्या है, जो एंड में आकर के जो आपको सबसे पहले, मतलब एंड मतलब जहां पे ये मोराइंस का एंड दिख रहा है, जहां पे खत्म हो रहा है, तो टर्मिनल तो वही होता है जहां पे कोई चीज जाकर के एंड हो जाती है, तो ये टर्मिनल मोराइन इसको कह दिया जाता है। तो अब ये टर्मिनल मोराइन के अंदर आप बोल दोगे हमें अलग पार्ट दिखाई दे रहे हैं। अलग पार्ट क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि क्या होगा कि ये एंड है, तो जहां पे आपके पास में कुछ बड़े पार्टिकल या फाइनर पार्टिकल होंगे वो एक तरफ हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कहोगे, उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग और उनके कौन कौन से पार्टिकल है उनके अकॉर्डिंग उनको नाम दे दोगे, है ना। तो ज्यादा इसके अंदर हमें फंसने की, उलझने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये ध्यान रखना है मोराइंस क्या होता है, लेटरल क्या है, ग्राउंड क्या है, एक दो नाम हम ध्यान रख लें, उससे हमारा काम हो जाएगा। यस, देयर कैन बी मेनी लेटरल मोराइंस ऑन ईदर साइड ऑफ अ ग्लेशियल वैली। अभी हमने देखा था कि दो हमारे पास में लेटरल मोराइन थे, एक इधर था और एक इधर था, इधर साइड पे हो सकते हैं। ओके, these moraines partly और fully owe their origin to glaciofluvial waters। इसकी वजह से आता है, ग्लेशियोफ्लूवियल वाटर्स की वजह से आते हैं। देखो ग्लेशियर से यहाँ पे फ्लो करके आ रहे थे ना, ग्लेशियर से यहाँ पे फ्लो करके आ रहे, जैसे जैसे ग्लेशियर फ्लो करके आ रहे होते हैं, यहाँ पे क्या वो थोड़ा मेल्ट होने लग जाते हैं। मेल्ट होने लग गए मतलब यहाँ पे थोड़ा वाटर भी है, आइस भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसकी वजह से क्या होंगे, जो फाइनर पार्टिकल हैं, ये थोड़े बड़े पार्टिकल हैं, वो यहाँ पे आने लग जाएंगे। मुझे एक बात बताओ कि दोनों में से कौन चीज तेज चलती है, ग्लेशियर या वाटर? वाटर चलता है ऑब्वियसली। जब हम ग्लेशियोफ्लूवियल की बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ जो बात करी हुई है ग्लेशियोफ्लूवियल वाटर्स की, मतलब ग्लेशियर और वाटर का कॉम्बिनेशन वहां पे है, तो ग्लेशियर के कंपैरिजन में तो तेज ही चलेगा ये, है ना। ग्लेशियर के कंपैरिजन में तेज ही चलेगा, यहाँ जितना स्पीड से ग्लेशियर चल रहा है उसके कंपैरिजन में ये तेज चलेगा, क्योंकि यहाँ वाटर कंटेंट भी है। अब वाटर कंटेंट होने की वजह से थोड़ा सा तेज चलेगा, तो ये क्या करेगा, अपने साथ में उन सेडिमेंट्स को लेकर के भी यहाँ पे आगे आ जाएगा। तो ये जो पूरा क्या करेगा, आगे प्लेन का फॉर्मेशन करने का काम करेगा, है ना। यही आगे पूरा प्लेन का फॉर्मेशन करने का काम करेगा। यस, पुशिंग अप मटेरियल टू द साइड्स ऑफ ग्लेशियर, तो ग्लेशियर के साइड तक में मटेरियल को पुश करता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर भी है। Many valley glacier retreating rapidly leave on irregular sheet of till over their valley floors. Such deposits varying greatly in thickness and in surface topography are called ground moraines। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, ग्राउंड मोराइंस भी यहाँ पे दिख जाते हैं कि थोड़ा रैपिडली मूव कर रहे होते हैं, पीछे इरेगुलर शेप रह जाती है ना। कोई ऐसा नहीं कि कोर्स मटेरियल अलग है, फाइन मटेरियल अलग है, ये तो फटाफट से आगे निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर कंटेंट भी अब आने लग गया, तो जल्दी आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पीछे जो बच गया उसको आप ग्राउंड मोराइन कह देते हो। यस, the moraine in the center of the glacial valley flanked by lateral moraines is called medial moraines, है ना। तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है, कौन कौन सा, ग्लेशियल वैली के साथ में लेटरल मोराइन जो आते हैं, वो पूरा मिलकर के किसको बना रहे हैं, मिडाइल मोराइंस को बना रहे हैं। दे आर इम्परफेक्टली फॉर्म्ड एज कंपेयर टू लेटरल मोराइंस, समटाइम मिडाइल मोराइंस आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ग्राउंड मोराइन, है ना। तो इनमें ज्यादा डिफरेंस भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे डिफरेंस करने जैसी ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती है। होते बेसिकली क्या है, मोराइंस के टाइप ही हैं। मैंने आपको क्या बताया, मटेरियल कौन सा किस जगह पे आया हुआ है, कौन सा कोई वैली के पैरेलल में है या कौन सा कहाँ सिचुएटेड है, उसकी वजह से उनके अलग अलग नाम दे दिए हैं। तो ज्यादा इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि मोराइंस के अंदर और क्या क्या डेफिनेशंस थी, जो है सिंपल, इसको केप इट सिंपल ना। चलिए, तो ये अभी हमने मोराइंस देख लिया। अब बात करें एस्कर्स की, है ना। तो एस्कर्स के अंदर देखते हैं, यस, व्हेन ग्लेशियर्स मेल्ट इन समर द वाटर फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ आइस और सीप्स डाउन अलोंग द मार्जिन्स और इवन मूव्स थ्रू होल्स इन द आइस। तो ग्लेशियर्स जैसे जैसे क्या मेल्ट होते रहेंगे, तो उसके अंदर वाटर कंटेंट भी आता रहेगा, है ना। वो सरफेस के ऊपर धीरे धीरे आगे निकल करके आते रहते हैं, ठीक है। और जो आइस और के बीच में, क्योंकि देखो क्या है, आइस है ना, और मटेरियल है, दोनों क्या है, साथ साथ चल रहे हैं ना। आइस और मटेरियल दोनों क्या है, साथ साथ चल रहे हैं। तो मटेरियल और मटेरियल के ऊपर जैसे आइस बैठी हुई है, उसके अंदर से वाटर क्या करेगा, सीप कर जाएगा, और सीप करने के बाद में जो हमारे पास में शेप्स ये कुछ नहीं बनाएगा। These waters accumulate beneath the glacier and flow like streams in a channel beneath the ice। तो अब क्या करेगा, जैसे ऊपर ऊपर तो ये आइस थी, है ना, ये आइस थी, और नीचे क्या है, ये पूरा मटेरियल है, ये पूरा यहाँ पे मटेरियल मान लो आप, ये मटेरियल है, ये पूरा मटेरियल है। अब ये मटेरियल होने के बाद में अब यहाँ से जो वाटर होगा, वाटर तो यहाँ पे नीचे सीप कर जाएगा, वाटर पूरा नीचे सीप कर जाएगा, वो क्या करेगा, पूरा एक चैनल में चलता रहेगा। वाटर क्या है, चैनल के फॉर्म में यहाँ पे चलता रहेगा।
Such streams flow over the ground, not in valley, cut in the ground, with ice forming its bank. आइस अपने बैंक अलग अलग बनाती रहेगी। अब क्या होता है, जैसे जैसे आइस चलती रहती है वो अपने साइड साइड के अंदर कुछ, जैसे अपन ने देखा था ना रिवर के अंदर, रिवर क्या करी थी, अपने पूरे एम्बैंकमेंट्स बना रही थी, वैसे आइस भी क्या करती है, अपने एम्बैंकमेंट बना देती है ना। आइस भी अपने क्या करेगी, एम्बैंकमेंट्स बना देगी। ये देखो अब क्या हुआ, जैसे जैसे ग्लेशियर्स मूव करे थे उसके अंदर वाटर आ गया, वाटर तो नीचे नीचे चलता रहेगा, लेकिन आइस क्या कर रही है, ये पूरा इतना जो लेकर के आई थी मटेरियल वो उसके एम्बैंकमेंट्स पे हो जाता है ना, ये तो इसके एम्बैंकमेंट्स पे बन जाता है, आइस मेल्ट होकर के नीचे से वाटर वाटर के फॉर्म में निकलती रहती है। अब ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको आप क्या बोलते हैं, एस्कर्स बोलते हैं, तो आप एस्कर्स बोलते हैं, ठीक है। ये वही सेम एम्बैंकमेंट्स वाली बात है जो हम रिवर के अंदर पढ़ रहे थे, वैसे ही यहाँ पे आइस भी अपने आप में बना रही है, ग्लेशियर्स भी बना रहे हैं, उनको आप एस्कर्स कह रहे हैं, ठीक है, ये एस्कर्स होते हैं, तो एस्कर्स भी आप देख सकते हैं। यस, very coarse material like boulders and blocks along with some minor fractions of rock debris carried out into streams settle in the valley of ice beneath the glacier and after the ice melts can found as a sinuous ridge called esker। अब ये पूरी अपने आप में क्या हो गई, रिज बन गई है, क्योंकि जो आपके पास में आइस होती है पूरी मेल्ट कर जाती है, ऊपर ऊपर पहले आइस थी, आइस के नीचे नीचे वाटर चल रहा था, तो आइस ने क्या किया, इसको पीछे पीछे छोड़ ही दिया, आइस ने इसको पीछे पीछे छोड़ दिया, नीचे से वाटर निकल गया, बाद में जब ये पूरा मेल्ट हो जाएगा उसके बाद में ऐसा बनता है। अब आप देखते हो ना कि जैसे लद्दाख वगैरह के रीजन में बहुत सारी आपको ऐसे लेक्स वगैरह बनती हुई दिखती हैं, उनके अंदर साइड साइड में क्या आपको ऐसे एम्बैंकमेंट्स दिखते हैं, तो वहां पे आपको एम्बैंकमेंट बनते हुए दिखाई देते हैं। वो क्यों बनते हुए दिखते हैं, है ना, वो बेसिकली एस्कर्स हैं, वहां पे ग्लेशियर्स आए होंगे, ग्लेशियर्स मूव कर गए, मेल्ट होकर के मूव कर गए, और पीछे उन्होंने क्या एस्कर्स छोड़ दिए, और अब वो हमें मेल्टेड जो वाटर है वो वहां पे दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे लेक्स भी बनी हुई हमें बहुत सारी दिखती हैं। ओके, फिर है आउटवॉश प्लेन्स, इसको वैसे हम समझ चुके हैं वहां पे, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। द प्लेन्स एट द फुट ऑफ द ग्लेशियल माउंटेन, कहाँ है, फुट ऑफ द ग्लेशियल माउंटेन्स में हमें दिखाई दे रहे हैं, और बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स आर कवर्ड विद ग्लेशियो-फ्लूवियल डिपॉजिट्स। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है, ग्लेशियो-फ्लूवियल डिपॉजिट्स। ग्लेशियर है, उनके अंदर कुछ वाटरी कंटेंट है, अब वो क्या जल्दी फ्लो करने लग जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉड फ्लैट एलुवियल फैन। रिवर के टाइम पे हमने देखा था ना एलुवियल फैन, क्या हो रहा था कि बहुत कोई रिवर अगर मान लो एक हाइट से आ रही थी, है ना, रिवर एक बहुत ज्यादा कोई हाइट से यहाँ से निकल करके आ रही थी, तो आने के बाद में उसके जो पूरे सेडिमेंट्स थे उनको क्या कर रही थी, वो यहाँ पे स्प्रेड कर रही थी, यहाँ क्या पूरे सेडिमेंट्स को स्प्रेड करी थी, और इस पूरे को हम क्या नाम दे रहे थे, एलुवियल फैन नाम दे रहे थे, इस पूरे को हम क्या कह रहे थे, एलुवियल फैन नाम दे रहे थे। उसी तरीके से तो क्या कर रहा है, ग्लेशियर है वही काम कर रहा है, ग्लेशियर के अंदर थोड़ा वाटरी कंटेंट आ गया, मैंने यहाँ कहा ना ग्लेशियो-फ्लूवियल डिपॉजिट्स, है ना, वो क्या कर रहे हैं, इसको पूरे को लेकर के आ रहे हैं, सेडिमेंट्स को उसके साथ में लेकर के आ रहे हैं, और उसको ला करके पूरे को स्प्रेड कर देंगे, तो जो हमारे पास में शेप बनी, जो प्लेन्स बने, उसको हम आउटवॉश प्लेन्स भी कहते हैं। ये देखिए, मोराइंस के बाद में क्या है, आउटवॉश प्लेन्स ही बनेंगे, है ना, तो ये जो पूरा आपको दिखाई दे, देखो ग्लेशियर्स थे, मेल्ट होकर के वो वाटर वाटर के फॉर्म में हो गए, तो ग्लेशियर्स ने क्या किया, ये जो पूरे सेडिमेंट्स यहाँ पे ला करके बिछा दिए, ये क्या आउटवॉश प्लेन्स है, आउटवॉश प्लेन्स, ठीक है। तो आउटवॉश प्लेन्स क्यों दिखाई दे रहे हैं हमें, वो इसीलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियो-फ्लूवियल डिपॉजिट्स हैं, ग्लेशियर के अंदर जो कुछ वाटरी कंटेंट था वो दोनों मिलकर के क्या करे, पूरे डिपॉजिट्स को आगे ला दिए, और जैसे जैसे ग्लेशियर मेल्ट करते गए वो आगे आ गया। अब ये पूरी स्ट्रीम्स क्या कर रही होंगी, कहीं ना कहीं रिवर के अंदर जाकर के मिल रही होंगी, रिवर के अंदर वाटर कैसे फीड हो रहा होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होकर के ऐसे आगे आते हैं, अपने जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको यहाँ कहीं ऐसे छोड़ देते हैं, उसके बाद में जो वाटर के मेल्ट होने के बाद में पूरी इनकी एक स्ट्रीम बन जाती है, और वो स्ट्रीम निकल करके आगे जाती है और कहीं पर रिवर को फेड कर रही होती है। अभी अभी अपन ने पढ़ा था ना भागीरथी रिवर के बारे में, अलकनंदा रिवर के बारे में, कि इनको ग्लेशियर्स फीड कर रहे हैं, तो ग्लेशियर्स कैसे फीड कर रहे होते हैं, इसी तरीके से ग्लेशियर्स फीड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस पूरे ग्लेशियर के फीड करने के ड्यूरिंग में ये सारी चीजें वहां पे बीच में हो रही थी, वहां आउटवॉश प्लेन्स भी बन रहे होते हैं, वहां मोराइंस भी बन रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है ना, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, इसके अंदर क्या होता है, ग्रेवल भी होता है, सिल्ट भी होता है, सैंड और क्ले भी होता है ना। ग्रेवल मतलब थोड़े बड़े बड़े पत्थर भी रह जाएंगे, जो हमने बात की टिल के अंदर जो रह गए थे वो धीरे धीरे आगे आते आते क्या बन जाते हैं, लास्ट में क्ले बन जाते हैं, क्ले मतलब एकदम फाइन पार्टिकल बन जाएगा, सैंड एंड क्ले बन जाएंगे, वो सैंड सिल्ट एंड क्ले आपको वहां पे बनते हुए दिखाई देते हैं, ग्रेवल से लेके क्ले तक का, ग्रेवल थोड़ा बड़ा पत्थर और क्ले एकदम छोटा महीन वाला पत्थर, वो पूरा वहां पे आ जाता है। तो अब शुरुआत से हम क्या देख रहे थे, टिल के अंदर थोड़े बड़े थे, एंगुलर और सब एंगुलर उनकी शेप थी, फिर आगे आते आते वो राउंडेड हो गए थे, राउंडेड से फिर वो क्या बन गए, ग्रेवल बन गए, सिल्ट बन गए और क्ले बन गए, यहाँ तक का पूरा प्रोसेस ग्लेशियर के साथ में होता रहता है।
और यही काम फिर आगे क्या करेगी, रिवर्स भी करती रहेंगी ना, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। यस, फिर है ड्रमलिन्स। अब बात करेंगे हम ड्रमलिन्स की। ड्रमलिन्स भी देखो किसके अंदर पढ़ रहे हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म के अंदर ही पढ़ रहे हैं, भूलना नहीं है इसको ना, इरोजनल लैंडफॉर्म का ही पार्ट चल रहा है। Drumlins are smooth, oval-shaped ridge-like features composed mainly of glacial till with some masses of gravel and sand. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कुछ ग्रेवल और सैंड भी होगी, ज्यादातर इसके अंदर क्या होगा, ग्लेशियल टिल होगा, है ना। The long acts of drumlins are parallel to the direction of ice movement. ठीक है, आइस जहां का मूवमेंट था उसकी डायरेक्शन में ही हमें दिखाई देते हैं। तो ड्रमलिन्स को मैं क्या कह सकता हूँ, आइस मूवमेंट, या फिर मैं ग्लेशियर के मूवमेंट की डायरेक्शन बताने वाला भी कह सकता हूँ। ग्लेशियर्स मूवमेंट की जो हमारे पास में डायरेक्शन आने वाली है वो भी बताने वाला मैं इनको कह सकता हूँ। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ड्रमलिन्स ऐसी शेप होंगी हमारे पास में जो क्या करेगी, ग्लेशियर्स का कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है वो हमें बता रही होंगी। दे में मेजर अप टू 1 किलोमीटर इन लेंथ एंड 30 मीटर और सो इन हाइट। मेजर कितना है, लेंथ हाइट कितनी है, वो ज्यादा दिमाग लगाने नहीं है। वन एंड ऑफ द ड्रमलिन्स फेसिंग द ग्लेशियर कॉल्ड द स्टॉस। इनको क्या कहते हैं, स्टॉस कहते हैं। स्टॉस एंड इज बंटलर एंड द स्टीपर देन द अदर एंड इज कॉल्ड द टेल। इसके दो एंड होते हैं, एक तो टेल कह देते हैं, एक इसको स्टॉस कह देते हैं। ठीक है, एक को स्टॉस कह रहे हैं और दूसरे को टेल कह रहे हैं। द ड्रमलिन्स फॉर्म ड्यू टू डंपिंग ऑफ रॉक डिब्रीज बीनेथ हैवी लोडेड आइस। हैवी लोडेड आइस जो होती है वो क्या करती है, डिब्रीज को लाके डंप कर देती है ना, डिब्रीज ला करके डंप कर दी जाती है। देखो यहाँ पे ये देखो, ये जो पूरी शेप हमारे पास में बन रही है ये क्या है, ड्रमलिन को ड्रमलिन्स बोलते हैं ना। ये ड्रमलिन्स क्यों बने और कैसे बने, देखो क्या हुआ होगा कि कोई हमारे पास में, जैसे अगर मान लो ग्लेशियर ने मूवमेंट किया है ना, ग्लेशियर ने इधर मूवमेंट किया है। अब ग्लेशियर ने मूवमेंट किया है, ओके, तो ग्लेशियर जैसे जैसे मूवमेंट करेगा अपने साथ में कुछ सेडिमेंट्स को जिनको लेकर के जा रहा है, वो सेडिमेंट्स मान लो यहाँ पे ऐसे इकट्ठा होते रहे, है ना। अब जो प्लेन है मान लो हमारे पास में एकदम सीधा नहीं, देखो इसको हम देखते हैं ड्रमलिन्स कैसे बनते हैं। तो ड्रमलिन्स के लिए क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास में अभी ये कोई अर्थ के जो सरफेस है वो एकदम इवन नहीं है ना, जब वो इवन नहीं है तो क्या होगा, ग्लेशियर्स मूव करके आ रहे होंगे तो उसके साथ में कुछ ऐसे सेडिमेंट्स होंगे, वो यहाँ पे कुछ डिपॉजिट हो जाएंगे। अब ग्लेशियर क्या करता रहेगा, वो तो इधर आगे की तरफ मूवमेंट कर जाएगा, ग्लेशियर्स क्या होंगे, वो तो आगे की तरफ ऐसे मूव कर जाएंगे। अब अगली बार क्या होगा, फिर से कोई ग्लेशियर इधर की तरफ से ऐसे मूव करके आ रहा होगा तो उसको भी एक सरफेस पूरी क्या करेगी, एक कोई बैरियर का काम करेगी, मतलब जो और सेडिमेंट्स आएंगे उनको ये यहाँ पे रोक लेगी, थोड़े फिर ग्लेशियर इधर चले जाएंगे, है ना। फिर क्या ग्लेशियर जैसे मूवमेंट के लिए जोर लगा रहा है तो वो क्या करेगा, इसको आगे लेके तो जाएगा, तो थोड़े कुछ यहाँ डिपॉजिट हो गए, फिर ये इधर ऐसे निकल गया, फिर ये निकल गया। तो ये ओवरऑल जो आपके पास में जो शेप आ रही है ना, मैं इस पूरी शेप की बात कर रहा हूँ, ये जो एक पूरी शेप आ रही है, ये शेप कैसी बन रही है, ये शेप जो बन रही है इसको कहते हैं ड्रमलिन, इसको क्या कहते हैं, ड्रमलिन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्रमलिन। तो ड्रमलिन में बेसिकली हमें क्या दिखाई दे रहा है, ड्रमलिन में ये चीज होती है कि जो सेडिमेंट्स होते हैं वो एक जगह पे डिपॉजिट हो रखे होते हैं, ग्लेशियर्स का जो मूवमेंट हो रहा था उस डायरेक्शन का हमें आइडिया लग जाता है कि इस डायरेक्शन में ग्लेशियर्स मूव किए होंगे, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ है, यस, तो यहाँ क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो ग्लेशियर्स किस डायरेक्शन में मूव किए हैं, तो पहली बात तो हमें उसका पता लग रहा है। दूसरा, जो ये पूरे हमारे पास में डिपॉजिट्स थे, है ना, तो ग्लेशियर्स इधर मूव कर गए, ग्लेशियर्स इधर मूव कर गए, तो उसके बाद में क्या हुआ कि नीचे जो उसका बेडरॉक था वो कुछ हमारे पास में डिपॉजिट्स यहीं रह गए। अगली बार से जब फिर से कोई ग्लेशियर इधर से मूव कर रहा होगा तो उसके डिपॉजिट्स को भी ये क्या करेगा, एज अ बैरियर फेस कराएगा ना, तो बैरियर की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे और उसके जो डिपॉजिट्स होंगे रह जाएंगे, कुछ को ग्लेशियर अपने साथ आगे ले जाने करेगा। तो ये ग्लेशियर टिल जो था ना, ग्लेशियर टिल जो था वही क्या होता है, यहाँ पे आके डिपॉजिट होया हुआ है ना। मैं क्या बात कर रहा था, ग्लेशियर टिल आपको दिखा रहा था ना, ये देखो, ये ग्लेशियर टिल जो था, है ना, यही तो अपन यहाँ पे देख रहे थे, ये ग्लेशियर जो टिल है यही तो आगे मूव करा होगा, इसमें से कुछ पार्ट जो यहाँ से हमें इरोडेड दिख रहा है वही कुछ पार्ट यहाँ पे आगे गया होगा। तो ग्लेशियर टिल जो होता है वही यहाँ पे डिपॉजिट हो रखा होता है, और उसकी वजह से हम क्या देखते हैं, ऐसी हमें ड्रमलिन की शेप दिखाई देती है ना? ये ऐसी हमें यहाँ पे एक ड्रमलिन की शेप दिखाई देती है। तो ये ड्रमलिन क्यों बने, ग्लेशियर टिल के डिपॉजिट से बने, किसकी डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ग्लेशियर के मूवमेंट की हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, यस। द स्टॉस एंड, तो यहाँ पे दो जो हमारे पास में साइड्स बन रही है ना, ड्रमलिन फेसिंग द ग्लेशियर कॉल्ड स्टॉस,
और उसके बाद में दूसरी वाली जो उसकी साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, टेल, है ना। तो इसको बोल देंगे स्टॉस और इसको बोल देंगे टेल, है ना। ग्लेशियर को जो फेस कर रही है उसको स्टॉस और दूसरे को हम बोल देंगे टेल। द स्टॉस गेट्स ब्लंटेड ड्यू टू पुशिंग बाय मूविंग आइस, डमलिन गिव अ इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियल मूवमेंट। तो इस तरीके से हमें ग्लेशियर के मूवमेंट की डायरेक्शन का आइडिया लगता है। आई होप कि आपको जो इरोजनल लैंडफॉर्म है उनके बारे में, सबके बारे में समझ आ गया होगा। एक बार फटाफट से हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं, जितना भी अभी हमने पढ़ा है उसको हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास में थी। थोड़ा पीछे से लें सर, कौन कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में हमने बात करी वो देखेंगे। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था मोराइंस के बारे में। मोराइंस कैसे दिखाई देते हैं ये हमने बात की थी, लेटरल, टर्मिनल, ग्राउंड, लेट, है ना, इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी, ये मोराइंस होते हैं, ठीक है। फिर मोराइंस के बाद में हम कहाँ पे आ गए थे, फिर हम आ गए थे एस्कर्स के ऊपर, है ना। तो एस्कर में कैसे दिखाई देते हैं उसके बारे में हमने बात कही थी, है ना। तो एस्कर्स हमें कैसे दिखाई देते हैं, एस्कर्स ऐसे एक डिपॉजिट्स होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। फिर हमने बात कर ली थी आउटवास्ट प्लेन्स की। आउटवास्ट प्लेन्स कौन से होते हैं उनको हमने देखा था। आउटवास्ट प्लेन्स हमारे पास में आ गए थे, ठीक है। तो ये आउटवास्ट प्लेन्स थे जो ग्लेशियर्स के मूवमेंट के बाद में जब उनका वाटर मेल्ट हो जाएगा, वाटर आगे निकल जाएगा और ये पूरा हमारे पास में सेडिमेंट जो है उनके रह जाएंगे, ये आउटवास्ट प्लेन्स थे। फिर हमने लास्ट में बात की थी ड्रमलिन्स की। तो ड्रमलिन्स कौन से थे, जो हमारे पास ग्लेशियर्स के मूवमेंट की डायरेक्शन को दिखा रहे थे कि ग्लेशियर्स किस तरफ मूव करा होगा, उसका हमें यहाँ से डायरेक्शन का आइडिया लगता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि ग्लेशियर्स का मूवमेंट लास्ट में हमें ड्रमलिन्स दिखाए थे। आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस करी हैं क्लियर हो गई होगी। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद विनसम डिजिटल लर्निंग।